बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर के 7वें ऑनलाइन लेक्चर में आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, आपकी बुक में ना टॉपिक है, लेकिन उसमें दो कॉन्सेप्ट मर्ज किए हुए हैं जिसमें वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम भी अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं कि वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम को अलग करते हैं और यही मॉडल हमें बताएगा कि ऑर्बिटल क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है ऑर्बिटल का। पहला पॉइंट जो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि मुख्तलिफ मॉडल्स को इकट्ठा करके, रदरफोर्ड के मॉडल को इकट्ठा करके, बोहर के मॉडल को इकट्ठा करके, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक लॉ है जो अभी हमने स्टडी किया पिछले लेक्चर में, डी ब्रॉगले के मॉडल को, वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर या ड्यूलिटी इन द नेचर ऑफ मैटर को इकट्ठा करने के बाद ये टॉपिक हमें मिला। इसमें पहली बात जो हमने सीखी है वो याद रखें, इलेक्ट्रॉन्स हैव अ डुअल नेचर। पता होना चाहिए ये मटेरियल पार्टिकल के तौर पर भी काम करता है और हर वो चीज़ जो कि इन मोशन होती है उसके पास वेव नेचर भी है। ये हमें कभी डी ब्रॉगले ने बताया था। फिर इसके बाद वो बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेव है वो 3 डायमेंशनल है, कि वो एक डायमेंशन में मूव नहीं करने वाली, एक्स वाई जी के ऊपर मूव नहीं करने वाली। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है एक दायरे में, ही इज़ अ मूविंग बॉडी, मूव कर रहा है, एक दायरे में मूव कर रहा है। दायरे में मूव किसके गिर्द कर रहा है? न्यूक्लियस के गिर्द कर रहा है। तो इसके नतीजे में जो वेव्स पैदा होती हैं वो किसी एक डायमेंशन में नहीं है, वो मुख्तलिफ डायमेंशंस में है, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, जी एक्सिस के ऊपर। और ये हमारे पास इसकी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री मिलती है कि कभी ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो किसी एक डायमेंशन में वेव्स बनाएगा, बल्कि उसकी वेव्स की जो डायमेंशंस है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर भी वेव्स बना रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर भी वेव्स बना रहा है, जी एक्सिस के ऊपर भी वेव्स बना रहा है, कि इन वेव्स की नेचर कैसी है? 3 डायमेंशनल। फिर इसके बाद वो ये बताता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा है, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है। बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली, यही हमें बताया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। फिर हम ये बात बोहर के मॉडल में पढ़ चुके हैं, एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम आर क्वांटाइज्ड, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं एनर्जी के लिहाज से। इलेक्ट्रॉन विद अ डिफरेंट एनर्जी वैल्यू लिव इन डिफरेंट रीजन्स, ये भी बात पढ़ी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी कम है, हमने पहले ऑर्बिट की एनर्जी, दूसरे ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी, चौथे ऑर्बिट की एनर्जी, पांचवें ऑर्बिट की एनर्जी, फिर एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी की कैलकुलेशन को भी स्टडी किया। तो इलेक्ट्रॉन जब हाईली एक्साइटेड होता है अपने लोअर से अपर लेवल में, फिर उससे अपर, फिर उससे अपर, फिर उससे ऊपर, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के हिसाब से, जैसी उसके पास एनर्जी है वैसी ही वो अपनी सिलेक्शन करवाता है कि वो किस शेल में रहेगा। लोअर एनर्जी है तो फर्स्ट शेल में, हायर एनर्जी है तो सेकंड, उससे हायर थर्ड, उससे हायर फोर्थ, गोज ऑन। 3 डायमेंशनल रीजन। अब यहाँ पे तमाम पॉइंट्स को इकट्ठा करके ना, सर श्रोडिंगर केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ उनको मिला। उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया किसी एटम के स्ट्रक्चर को, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात को मैक्सिमम डिफ़ाइन किया कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये पाया कहाँ जाता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें बताता क्या है। तो आगे हम इसको स्टडी करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जो हमारे पास ऑर्बिटल आना है उसमें इनकी तमाम जो है ना खिदमात, उसको देखते हैं। इन तमाम पॉइंट्स को इकट्ठा करने के बाद साइंटिस्ट ने ना एक मेन पॉइंट बनाया। देखें, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को एक वक्त में, हमने पीछे पढ़ा, या तो आप उनकी पोजीशन को बता सकते हैं या मोमेंटम को। उन्होंने कहा इन दोनों बातों से हम थोड़ा सा ना चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने लगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, इसकी सारी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 3 डायमेंशनल रीजन है, ये किसके इर्द गिर्द है? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कितने हैं? 95%। इसी को उसने कहा ऑर्बिटल। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पोजीशन कैसे डिफाइन करनी है, मोमेंटम कैसे डिफाइन करना है। उन्होंने कहा एनी हाउ देर इज़ अ स्पेस और देर इज़ अ रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम 95%। आगे जाके देखते हैं कि ये 95% चांसेस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी से मुराद क्या है। इन पॉइंट्स को इकट्ठा करके जो अभी हमने स्टडी किए, इससे निकाला गया एक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट निकाला गया। अब ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट निकालने के लिए ना बोहर के एटॉमिक मॉडल को, ये सारी बातें आपने पढ़ी हैं, इनको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल में आपने ये बात जाननी है कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था ना, आपने उसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ मैच करना है, देखना है कि कौन सही बात करता है और किसकी फॉल्टी अजम्पशन है। बोहर ने ये बताया था, बोहर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ठीक है। उसने कहा जिस ऑर्बिटल में घूम रहा है उसका मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, ठीक है। लेकिन उसने साथ यही बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और वेलोसिटी भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक ही वक्त में दोनों चीज़ें डिफ़ाइन हो सकती हैं। मोमेंटम मतलब वेलोसिटी, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो उसने कहा वेलोसिटी भी आप फाइंड कर सकते हैं, सिंपल मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप पोजीशन को भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग ने एक्सपेरिमेंट से हमें यह समझाया नहीं, ये दोनों चीज़ों को एक वक्त में डिफ़ाइन करना मुश्किल है। कॉम्पटन इफेक्ट ने भी हमें बहुत सारी बातें समझाई। इन दोनों में से सिलेक्शन करवाने के लिए कि किसका मॉडल अच्छा है, किसका मॉडल जो है वो रोलफुली है, सर श्रोडिंजर, हाइजेनबर्ग और डायरैक, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस किधर किधर हैं। कभी हम कहते हैं कि ये पोजीशन अनसर्टन है, कभी मोमेंटम सर्टन है। तो इन तमाम चीज़ों का कुछ ना कुछ बेसिक पॉइंट होना चाहिए कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन तमाम रूल को कहीं फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा हो। इससे रिलेटेड श्रोडिंजर ने फार्मूलेट किया एक वेव इक्वेशन को। ये वेव इक्वेशन अभी फ़िलहाल हमने नहीं पढ़नी। हाइड्रोजन एटम ली, उसके लिए ना उसने एक वेव इक्वेशन बनाई। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा के 1 डायमेंशनल बॉक्स 3 डायमेंशनल बॉक्स को जनरेट करवा के उसने एक इक्वेशन निकाली, जो हमने फ़िलहाल स्टडी नहीं कर दी, बस नाम याद रखना है। उस इक्वेशन को कहते हैं वेव इक्वेशन, और वो वेव इक्वेशन उसने निकाली हाइड्रोजन एटम के लिए। इस वेव इक्वेशन का जो रिजल्ट निकला ना, उसका मेन पॉइंट जहन में रखिएगा। वेव इक्वेशन निकाली, मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा के बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, इंटीग्रेट किया, उसको डिफ्रेंशिएट किया, करने के बाद एक पॉइंट के ऊपर पहुंचा, रिजल्ट के ऊपर पहुंचा। वो रिजल्ट क्या था देखिए, पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड प्रीसाइजली। वही बात हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाली। बट लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट द सर्टन पोजीशन एट एनी टाइम कैन बी फाउंड। उसने कहा लेकिन किसी ख़ास वक़्त में किसी ख़ास जगह के ऊपर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को आप फाइंड कर सकते हैं। यही बेसिकली रिजल्ट है किसका, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ये वो वेव इक्वेशन है जो हमने डिराइव तो नहीं की, लेकिन उसको डिराइव करने के बाद, उसका पूरे का पूरा इक्वेशन का स्केच निकालने के बाद, उसका रिजल्ट निकालने के बाद जो पॉइंट मिला, उसको क्या मिला, पूरा सॉल्व किया उसने इक्वेशन को। मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद उसे ये पता चला द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड प्रिसाइजली बट पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी किधर है, कहता है वो आप बता सकते हैं। कैन बी फाउंड, मस्ट बी फाउंड नहीं है, कैन बी फाउंड, कि आप इसे कर सकते हैं, इसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि किसी खास वक्त में इलेक्ट्रॉन कहाँ अवेलेबल है, उसकी पोजीशन क्या है। इसी रिजल्ट ने ना हमें एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया ऑर्बिट का। आगे हमने डिफ्रेंशिएट करना है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फ़र्क है, दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। अब इसने हमें क्या प्रोवाइड किया, वेव इक्वेशन ने हमें ऑर्बिटल के बारे में एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया अलॉन्ग विद ऑर्बिट। ऑर्बिट के साथ साथ ऑर्बिटल के बारे में भी इसने हमें कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया। रिजल्ट शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 to 9। इसे गौर से देखिएगा। इस हाइड्रोजन एटम के लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन थी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के मैक्सिमम चांसेस किधर थे, ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में नहीं, आम हालात में इलेक्ट्रॉन पाए गए 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम। गौर से देखिएगा, ये पहले शेल में इलेक्ट्रॉन पाए गए, ये देखें 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम। ये पूरे तजुर्बात से उसने अपनी वेव इक्वेशन को सॉल्व किया। वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट क्या आया, 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम। गौर से देखिए इसे, ये वही जगह है हाइड्रोजन की जो पहले शेल के लिए हमने डिराइव की थी, रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल, अगर आपको याद हो तो। अब हम इनकी ज़रा बेसिक कैलकुलेशन देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल में उसने किस किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया
और उसकी बुनियादी बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो बात हमने पढ़ी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, वो ये पढ़ी कि ये जो हमें ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट मिला, ये श्रोडिंजर, हाइजेनबर्ग और डायरैक ने इसके ऊपर काम किया। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसे देखिएगा, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी हमारे पास श्रोडिंजर की। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन पाया जाता है हाइड्रोजन के केस में ख़ास जगह के ऊपर, और ये जगह कितनी है, उसने कहा ये न्यूक्लियस से 0.529 ऑंगस्ट्रम 0.529 ऑंगस्ट्रम फासले के ऊपर। यही हमने कभी डिराइव की थी, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट शेल, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हमने फाइंड किया। फिर उसने ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की रेज हैं, इलेक्ट्रॉन की वेव्स हैं, वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी हैं, वो वाई एक्सिस के ऊपर भी हैं, और वो जी एक्सिस के ऊपर भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वो साइमल्टेनियसली उसकी जो रेडिएशंस हैं, जो उसकी वेव्स हैं, वो 3 डायमेंशनल हैं, किसी एक डायमेंशन में मूव नहीं करती। इन तमाम बातों के बाद जो हमारे पास सर श्रोडिंजर थे, उन्होंने ना हमें एक ऑर्बिटल के बारे में कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया। उन्होंने कहा द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस इन विच देयर इज़ अ 95% चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। उसने कहा पूरा रास्ता ये शेल है, पूरा रास्ता क्या है, शेल है। वो रास्ते का वो ख़ास हिस्सा जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं, उसको उसने कहा ऑर्बिटल। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन वाली बात है कि आगे हमने जाके ऑर्बिटल और सब शेल में भी डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन फ़िलहाल जैसे जैसे टॉपिक आगे जाएगा वैसे वैसे हम बात को बढ़ाएंगे। ऑर्बिटल में और सब शेल में, ऑर्बिटल और ऑर्बिट में, इन तमाम में हम फ़र्क करके देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमने करना है कि द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, इन दो में हमने फ़र्क करना है। चले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। देखिए, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स, सारी बातें पढ़ी हुई हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सिखा देता हूँ इस बारे में। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल, द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस in which the electron can revolve freely are said to be orbits। पहला पॉइंट देखें, according to the Bohr's model, the circular path around the nucleus where the electron can revolve freely are said to be orbits। उसने कहा बोहर के मॉडल के मुताबिक ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो रास्ते, वो गोल रास्ते जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस रोटेशन में अवेलेबल होते हैं, दीज आर कॉल्ड शेल्स आर ऑर्बिट्स। दो ही नाम, ये रास्ते हैं, दीज आर पाथ्स, ये रास्ते हैं। कैसे हैं, सर्कुलर हैं। किधर पाए जाते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस। ये बातें आपने याद रखनी, अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्या है, गोल, ये रास्ते हैं कैसे, सर्कुलर हैं। पाए किधर जाते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। करते क्या हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं बस, और कुछ नहीं। दीज आर द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व फ्रीली, आर सेड टू बी ऑर्बिट्स एज वेल एज शेल्स। इन्हें शेल्स भी कहते हैं, इन्हें ऑर्बिट्स भी कहते हैं। ये रास्ते हैं और कुछ नहीं। दूसरा पॉस्टुलेट, इट इज़ 2 डायमेंशनल पाथ, फ्लैट है, मैं बताता हूँ क्या है। कैन बी ड्रॉन ऑन प्लेन ऑफ पेपर कंटेनिंग 1 प्लेन। देखें, एक प्लेन में ना 2 एक्सिस होते हैं। आप कहते हैं फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन ले लें, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब जो सर्कुलर पाथ है ना, ये प्लेन ऑफ पेपर पे इजीली ड्रॉ हो सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन दायरे में घूमेगा, सिर्फ उसके पास 2 ही एक्सिस आपको नज़र आएंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। यहाँ पे जी एक्सिस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी एक्सिस कौन सा होता है, अगर ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो जो दोनों के दरमियान में एक्सिस है, इट इज सेड टू बी जी एक्सिस, ये परपेंडिकुलर होता है। तो हमें कैसे नज़र आते हैं शेल, ये 2 डायमेंशनल सरफेस फ्लैट हैं, प्लेन ऑफ पेपर पे ड्रॉ हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन इजीली इसमें रोटेट कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल ये है ही नहीं, 2 डायमेंशनल है। थर्ड, नॉन डायरेक्शनल, ये नहीं है कि आप इन्हें बताएं कि इनकी अरेंजमेंट कैसी है, ये सिंपल प्लेन ऑफ पेपर पे ड्रॉ हो सकते हैं। रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है ना, ये प्लेन ऑफ पेपर के साथ है। जैसे आप ये लिख सकते हैं, एक पेपर के ऊपर चीज़,
और इनको ड्रॉ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन भी इजीली ऐसे ही रोटेट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। वो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं अलोंग द एक्सिस एंड दीज मोशन कैन बी ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ पेपर और कैन बी ड्रॉन फ्लैटली। हम इसे प्लेन के ऊपर शो करवा सकते हैं, पेपर के ऊपर शो करवा सकते हैं। उसने कहा कि जी जो इलेक्ट्रॉन को आपने फाइंड करना है कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास 2n²। 2n², व्हाट इज़ द n? नंबर ऑफ शेल। अगर पहला शेल है तो 1 का स्क्वायर 1 है, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आगे 2। अगर दूसरा शेल है तो n की जगह 2 पुट करें, 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8। अगर तीसरा शेल है तो ये 2 कांस्टेंट है, n की बजाय 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 3 3s are 9 2s are 18 एंड सो ऑन। 2 8 18 गोज ऑन 32। तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए किसी शेल के अंदर आप क्या लेते हैं? 2n² का फार्मूला। तीसरा पॉइंट, जो हमारे पास शेल्स हैं इनकी शेप मैंने आपको बता दी, ये सर्कुलर हैं। ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाए जाने वाले रास्ते हैं और इन रास्तों की शक्ल कैसी है? उसने कहा ये सर्कुलर है। तो ये हमारे पास था बेसिकली बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक ये हमारे पास ऑर्बिट, या ये देखें ये ऑर्बिट या शेल्स की सारी खसूसियात आती। आ गया था व्हाट इज़ ऑर्बिटल। देखिएगा ये 3 डायमेंशनल स्पेस है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ये कैसी है? 3 डायमेंशनल। आगे जाके ना सवाए एक के बाकी सारे ऑर्बिटल जो हमारे पास हैं वो 3 डायमेंशनल है, लेकिन जो एक हमारे पास स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऐसा सब शेल होता है ना, ये गोल होता है, ये 2 डायमेंशनल है। हम जाके आगे देखते हैं, सारे के सारे 3 डायमेंशनल है लेकिन एस स्फेरिकली सिमेट्रिकल गोल होता है। इसकी शक्ल बिल्कुल तकरीबन शेल जैसी होती है। तो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल है, एस के अलावा बाकी जितने भी हैं दीज आर 3 डायमेंशनल। डायरेक्शनल होते हैं, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जी एक्सिस के साथ ये लाई करते हैं। हम पी की शक्ल अभी आपको दिखाता हूँ। जो हमारे पास पी सब शेल है ना, हमने अभी डिटेल में भी इनको पढ़ना है। हमारे पास पी की 3 हालतें हैं, एक है पी एक्स, एक है हमारे पास पी वाई, और एक इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में, उसको कहते हैं पी जी। लेकिन हम उसको प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शनल हैं सारे, एक्स एक्सिस के लिहाज से, वाई एक्सिस के लिहाज से और जी एक्सिस के लिहाज से। लेकिन एस जो है ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, इसमें हम कोई एक्सिस नहीं बताते। हम ये बताते हैं कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, नॉन डायरेक्शनल है। इसके अलावा जो पी है ये डायरेक्शनल है। पी के मज़ीद आगे 3 हिस्से होते हैं, पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जी होता है। ये डायरेक्शनल है। पी जो है ऑर्बिटल ये डायरेक्शनल हैं, डी ऑर्बिटल डायरेक्शनल हैं, एफ ऑर्बिटल डायरेक्शनल हैं, मां सवाए एस स्फेरिकली सिमेट्रिकल की। फिर इसके बाद बताते हैं कि जो हमने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो मोशन पड़ी वो प्लेनर थी, प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की मोशन जो किसी सब शेल में ऑर्बिटल के अंदर है वो 3 डायमेंशनल है। अगर इलेक्ट्रॉन सपोज करें यहाँ है, वो घूम रहा है, इधर से इधर आता है, इधर से इधर आता है, इधर से इधर आता है, ये डायरेक्शनल है। एक्स एक्सिस के बाकायदा एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव। अगर वो इलेक्ट्रॉन पी वाई में है, आप किसी को भी एक्स कह लें, किसी को भी वाई कह लें, किसी को भी जी कह लें, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये डायरेक्शनल मोशन है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर घूम रहा है इधर से इधर, ये डायरेक्शनल मोशन है। तो हमें पता होता है कि ये डायरेक्शनल है, ये बाकायदा एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, जी एक्सिस के ऊपर है। लेकिन शेल के अंदर मोशन कैसी है? नॉन डायरेक्शनल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्बिटल के पास 2 ही होते हैं। ये कैसे होते हैं? आगे हमने जाके इनकी शेप्स पढ़नी है, क्वांटम नंबर्स पढ़ने हैं, वहाँ इनको हम स्ट्रांगली डिफाइन करेंगे। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट, जो हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें शेल कहा जाता है, वो सर्कुलर शेप है, गोल, लेकिन इनके मुख्तलिफ हालतें हैं। एस स्फेरिकली सिमेट्रिकल, एस स्फेरिकली सिमेट्रिकल, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज्ड और डम्बेल, एफ फंडामेंटल। शक्लें भी हम पढ़ेंगे। तो ऑर्बिटल्स की शक्लें डिफरेंट हैं जबकि ऑर्बिट्स की शक्लें एक जैसी। तो ये हमारा बुनियादी टॉपिक था जी, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो कि हमें एक रिफ्लेक्शन देता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल की। फिर ऑर्बिटल में और ऑर्बिट में डिफ्रेंशिएट किया। अब आगे अगर हम यहाँ देखें ना,
ऑर्बिट को, तो ये होते हैं KLMN। अगर हम ऑर्बिटल देखेंगे तो ये हमारे पास SPDF होंगे। ये होते क्या हैं, इलेक्ट्रॉन पाए कैसे जाते हैं, रूल्स कैसे हैं, ये हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। फ़िलहाल आप इनके डिफ्रेंसिएशन याद रखिएगा, ऑर्बिट के और ऑर्बिटल के, और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो SPDF से रिलेटेड ये हमें कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि S हमारे पास है, P हमारे पास है, D हमारे पास है, F हमारे पास है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये क्वांटम नंबर से आएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में क्वांटम नंबर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।